स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने लॉस और डिस्ट्रक्शन ऑफ एसिड के टॉपिक को कंप्लीट किया था, कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है डैमेज ऑफ एन एसिड। एसिड डैमेज और एसिड डिस्ट्रॉय में जो डिफरेंस है वो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, हम रिपीट कर लेते हैं। एसिड लॉस्ट या डिस्ट्रॉय का मतलब है कि पूरा एसिड जाया हो गया, पूरा एसिड तबाह हो गया, खत्म हो गया। जबकि एसिड डैमेज का मतलब है कि वो थोड़ा सा उसका कुछ पार्ट वो डैमेज है, वो तबाह नहीं हुआ है, वो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है। इट कैन बी और इट माइट बी रीयूजेबल आफ्टर इंकरिंग सम एक्सपेंस। तो अब इसमें किस तरह से सॉल्व होगा, तो इसकी दो कैटेगरीज हैं, दो बॉक्सेस आपके सामने हैं, दो कैटेगरीज हैं। एक है कि आपका एसिड डैमेज हो जाए और वो इंश्योर्ड ना हो या किसी वजह से आपको इंश्योरेंस से पैसे ना मिले। तो भाई ठीक है, एक एसिड था हमारे पास, वो डैमेज हुआ और हमारा वो इंश्योरेंस नहीं हुआ था, तो फिर क्या करेंगे? तो कैपिटल गेन्स टैक्स के पर्पस पे उसकी कोई इम्प्लीकेशंस नहीं है। देयर आर नो इम्प्लीकेशंस फॉर कैपिटल गेन्स पर्पस अनटिल, जब तक कि इंश्योरेंस ना मिले। यानी डिस्ट्रक्शन में तो हमने पढ़ा था कि इंश्योरेंस ना मिले कि जो ओरिजिनल कॉस्ट होती है वो आपका अलावेबल लॉस बन जाती है, लेकिन डैमेज के केस में ऐसा नहीं है। डैमेज अगर एसिड का है तो सीजीटी उसी वक्त चार्ज होगा जब आपको इंश्योरेंस से पैसा मिलेगा। अब इंश्योरेंस से पैसा मिला, इंश्योरेंस से पैसा मिला, अब उसमें दो पोर्शन है। एक पोर्शन ये है कि आपने उस पैसे को रिस्टोरेशन के लिए खर्च किया, और दूसरा ऑप्शन ये है कि आपने इंश्योरेंस से मिलने वाले पैसे को रीस्टोरेशन पे खर्च नहीं किया। अब ये दोनों केसेस हैं और इन दोनों केसेस पे हमारा ये टॉपिक डिपेंड करता है। पहला तो ये है कि इंश्योरेंस नहीं मिली तो खत्म, नो कैपिटल गेन्स टैक्स, सिंपल एंड इजी, याद रखना है। लेकिन अगर इंश्योरेंस मिली तो देखना है कि उस पैसे को रीस्टोरेशन पे खर्च किया है या रीस्टोरेशन पे खर्च नहीं किया। रीस्टोरेशन पे खर्च किया है तो पार्ट डिस्पोजल वाला जो फार्मूला हमने पढ़ा है वो यहाँ पे अप्लाई होगा। कैसे होगा हम सिखाएंगे। और अगर रीस्टोरेशन पे खर्च नहीं, सॉरी, रीस्टोरेशन पे खर्च नहीं किया है तो पार्ट डिस्पोजल वाला फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। और अगर रीस्टोरेशन पे खर्च हुआ है तो फिर हम उसको की इम्प्लीकेशन थोड़ी देर बाद देखेंगे। सबसे पहले एक क्वेश्चन हम करते हैं। हम क्वेश्चन में पढ़ते हैं, शाशा इज द नेम ऑफ द क्वेश्चन। शाशा, शाशा ने क्या किया? शाशा परचेज अ पेंटिंग। ठीक है भाई, एक पेंटिंग उसने परचेज करी, बहुत ही अच्छी बात है। अब 2007 में परचेज की, सीजीटी के लिए टैक्स ईयर में डैमेज, डिस्ट्रॉय या सेल होना जरूरी है। डैमेज हुआ है मई 2020 विच इज इन आवर टैक्स ईयर, जब इसकी वर्थ थी 50,000। आफ्टर डैमेज पेंटिंग वाज वर्थ ओनली 25,000। ऑन 1 जुलाई इंश्योरेंस प्रोसीड 30,000 की इसको मिली, जो कि इसने रिस्टोरेशन पे खर्च नहीं किया। केस बनेगा प्रोसीड यानी इंश्योरेंस प्रोसीड मिलना और रिस्टोरेशन पे खर्च ना करना। इससे पार्ट डिस्पोजल का फार्मूला अप्लाई होगा। क्यों होगा, कैसे होगा, आपको भी हम करके दिखाएंगे। सबसे पहले याद रखिएगा, डैमेज हो के डिस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है इंश्योरेंस प्रोसीड्स की फिगर से। इंश्योरेंस प्रोसीड है हमारे पास 25,000, सॉरी, इंश्योरेंस प्रोसीड हमारे पास 30,000 हमने लिखा। लेस करते हैं नॉर्मल फार्मूले में कॉस्ट, यहाँ पे हम लेस करेंगे डीम्ड कॉस्ट। डीम्ड कॉस्ट क्यों? क्योंकि भाई मुझे जो मेरी ओरिजिनल कॉस्ट थी 30,000 की मेरी पेंटिंग थी, सॉरी 30,000 की जो मेरी पेंटिंग अब है, सॉरी कॉस्ट कितनी है, 10,000 की जो मेरी पेंटिंग थी वो पूरी की पूरी इस इंश्योरेंस प्रोसीड में कवर नहीं हुई है। मैं रिपीट कर देता हूँ, जो मेरी 10,000 की पेंटिंग थी वो पूरी की पूरी डैमेज नहीं, पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय नहीं हुई है, वो थोड़ी सी डैमेज हुई है। तो अब
ये जो इंश्योरेंस प्रोसीड है इसमें हम पूरी की टोटल कॉस्ट माइनस नहीं कर सकते, हम सिर्फ उस पोर्शन की कॉस्ट माइनस करेंगे जो पोर्शन डैमेज हुआ है क्योंकि रिस्टोरेशन नहीं हो रही है। अब क्या फार्मूला था सर? फार्मूला तो ये है, कॉस्ट यानी पार्ट डिस्पोजल वाला सीन जो था उसका फार्मूला तो यही है, कॉस्ट इज इक्वल टू कॉस्ट मल्टीप्लाई ए डिवाइड ए प्लस बी। ए का मतलब क्या था? ए का मतलब था जिस पार्ट की बात हो रही है उसकी प्रोसीड यानी उसकी मार्केट वैल्यू, वो हमेशा सेल प्रोसीड होती थी, यहाँ पे वो इंश्योरेंस प्रोसीड हो जाएगी। और डिवाइड ए प्लस बी, ए तो हो गया इंश्योरेंस प्रोसीड, बी मतलब जो अनडैमेज पार्ट है, बी मतलब जो अनडैमेज पार्ट है उसकी मार्केट वैल्यू हमेशा गिवन होगी। जो अनडैमेज पार्ट है उसकी मार्केट वैल्यू कितनी गिवन है? आफ्टर द डैमेज द पेंटिंग वाज वर्थ 25,000, यानी आफ्टर डैमेज उसकी वर्थ यानी अनडैमेज पार्ट की वर्थ। ये हम क्यों करते हैं? क्योंकि जो इंश्योरेंस हमें पैसा मिलता है वो पूरी पेंटिंग के लिए मिला नहीं, नहीं ऐसा थोड़ी है। इंश्योरेंस का जो पैसा मिला है वो सिर्फ डैमेज पार्ट के लिए मिला है, तो फिर कॉस्ट भी पूरी पेंटिंग की माइनस नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ डैमेज पार्ट की कॉस्ट माइनस करेंगे। और वो कैसे निकालेंगे? ए डिवाइड ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट 10,000 थी, ए यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे ए का मतलब होगा इंश्योरेंस प्रोसीड यानी मार्केट वैल्यू ऑफ डैमेज पार्ट, और बी का मतलब क्या होगा? बी का मतलब होगा मार्केट वैल्यू ऑफ रिमेनिंग पेंटिंग या मार्केट वैल्यू आफ्टर डैमेज। तो ये उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा। कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ भी सकते हैं। ये हमारे पास आंसर आएगा जिसको हम कहते हैं चार्जेबल गेन। चार्जेबल गेन 30,000 माइनस 5,455 24,545। ये हमारे पास सिनेरियो है पहला कि इंश्योरेंस से पैसा मिला, डैमेज हुआ, इंश्योरेंस से पैसा मिला और उसको रिस्टोरेशन पे हमने खर्च नहीं किया। ए का मतलब होगा इंश्योरेंस प्रोसीड और बी का मतलब होगा जो डैमेज के बाद पेंटिंग की वैल्यू है, यानी इसको यूं कह लें कि अनडैमेज पार्ट की मार्केट वैल्यू। ये है पहला सिनेरियो। शाशा की क्वेश्चन से हमने इसको देखा है। Hopefully you don't have any problem in it. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा एमी। एमी परचेज्ड अ पेंटिंग, ओके फाइन, 2007 में 10,000 की इसने परचेज करी। द पेंटिंग वाज डैमेज इन आर्टेक्स से 2020 में ही होना है तभी हम काम करेंगे। जब उसकी वर्थ 50,000 थी वो डैमेज हो गई। आफ्टर द डैमेज उसकी वर्थ रह गई 40,000, यानी डैमेज से पहले वो 50 की थी, डैमेज के बाद वो 40 की हो गई। इंश्योरेंस से 8,000 मिले और सारे के सारे पैसे को आपने जो है वो रिस्टोरेशन पे खर्च कर दिया, रिस्टोर दी पेंटिंग। यानी ये कौन सा सिनेरियो हुआ? ये हमारे पास सेकंड सिनेरियो आ गया कि इंश्योरेंस डैमेज हुआ है, डैमेज हुआ है, इंश्योरेंस से पैसा मिला है और आपने उसको रिस्टोरेशन पे खर्च किया है। जब भी रिस्टोरेशन पे खर्च होगा तो दो बातें होंगी। पहले हम इसको पार्ट डिस्पोजल की वर्किंग नहीं करेंगे। ये देखो ये पार्ट डिस्पोजल की वर्किंग की हमने जब रिस्टोरेशन पे खर्च नहीं हुआ था और गेन निकाल लिया था। इस केस में गेन या लॉस नहीं आएगा, इस केस में गेन या लॉस नहीं आएगा। Where all the insurance proceeds are used in restoring the asset, the taxpayer may claim to deduct the proceed from the cost of the new asset rather paying chargeable gains. तो जब भी आपका इंश्योरेंस का पूरा पैसा आप क्या करेंगे? री इन्वेस्ट कर देंगे रिस्टोरेशन पे, तो फिर आपको चार्जेबल गेन नहीं देना होगा। हाँ, जो आपकी न्यू पेंटिंग हो गई यानी रिस्टोर्ड पेंटिंग हो गई, यानी जो
रिस्टोरेशन के बाद जो पेंटिंग आ गई उसकी बेस कॉस्ट आपको सिर्फ निकालनी होगी। क्यों? क्योंकि आइंदा अगर फ्यूचर में वो पेंटिंग सेल हो तो उसकी फिर ओरिजिनल कॉस्ट नहीं, उसकी बेस कॉस्ट लेस होगी। क्यों? क्योंकि आप रिस्टोर कर रहे हो एक तरह से कैपिटल एक्सपेंडिचर उस पर कर रहे हो, तो उसकी कॉस्ट चेंज होनी चाहिए और सिर्फ बेस कॉस्ट की वर्किंग होती है। यानी याद रख लेना है कि अगर रिस्टोरेशन आपने की और रिस्टोरेशन में पूरे का पूरा इंश्योरेंस का पैसा खर्च कर दिया तो बेस कॉस्ट निकलेगी, चार्जेबल गेन की वर्किंग नहीं होगी। देयर विल, आंसर हम कैसे लिखेंगे? देयर इज नो पार्ट disposal, so no CGT implications। बेस कॉस्ट जरूर निकालनी होगी, बेस कॉस्ट, ताकि ये पेंटिंग जब फ्यूचर में सेल की जाए तो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट नहीं, उसकी बेस कॉस्ट माइनस हो। बेस कॉस्ट कैसे निकलेगी? तो इसका फार्मूला यहाँ लिखा गया था, ये आपको देखना है, याद भी करना है। एक एसेट था, आपने रिस्टोरेशन करवा दी उसकी, तो बेस कॉस्ट का फार्मूला आपके सामने स्क्रीन पे भी नजर आ रहा होगा। ये है फार्मूला बेस कॉस्ट का। क्या है? आपने लेनी है ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है सर? ओरिजिनली हमने खरीदी थी 10,000 की, ओके, प्लस प्लस रिस्टोरेशन पे कितना खर्च किया, यानी कैपिटल एक्सपेंस कितना किया, लिखा हुआ है कि 8,000 इंश्योरेंस से मिले थे और ऑल द प्रोसीड, सारे का सारा 8,000 हमने इस पे लगा दिया। रिस्टोरेशन पे 8,000 लगाए और इंश्योरेंस से भी 8,000 मिले थे, यानी प्लस माइनस जीरो। आपकी जो बेस कॉस्ट रहेगी वो 10,000 ही रहेगी। ऐसा होगा नेक्स्ट सिनेरियो में कि आपको इंश्योरेंस से पैसे ज्यादा मिलेंगे लेकिन आप रिस्टोरेशन पे शायद कम खर्च करो, तो फिर ये फार्मूला थोड़ा सा और नजर भी आएगा वर्किंग होती हुई। यहाँ पे क्या हुआ था, 8,000 मिले और सारे के सारे लगा दिए, तो प्लस माइनस जीरो, जो ओरिजिनल कॉस्ट थी वही हमारी बेस कॉस्ट बन गई। यानी फ्यूचर में अगर एमी ये पेंटिंग रिस्टोर्ड पेंटिंग अगर सेल करेगी तो वो बेस कॉस्ट के नाम पे 10,000 ही लेस करेगी। होपफुली क्वेश्चन 21 देयर इज नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन 22 पे आते हैं, सैरी। इसके अंदर एक नई चीज है, सैरी परचेज अ कमर्शियल इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 2009 में 2 लाख की ली थी, ओरिजिनल कॉस्ट 2 लाख है। 2020 यानी हमारे टैक्स ईयर में ही डैमेज हुई, फायर से डिस्ट्रॉय नहीं हुई, वरना डिस्ट्रक्शन अप्लाई होता। इंश्योरेंस से 1 लाख रुपए मिले। 1 सितंबर को इसने 1,10,000 रुपए खर्च कर दिए रिस्टोरेशन के ऊपर, जबरदस्त, लाख मिले 1,10 खर्च कर दिए और इसके बाद प्रॉपर्टी की वैल्यू 5 लाख हो गई। अब क्या करें? इसको हम, ये जो हम करते हैं ना, इंश्योरेंस से पैसा मिला और रिस्टोरेशन पे खर्च कर दिया, इसको रोल ओवर सिचुएशन बोलते हैं। कि एक एसेट में जब डैमेज हुआ वहां पार्ट डिस्पोजल नहीं हुआ और उसकी बेस कॉस्ट निकाल ली, इसको रोल ओवर कहते हैं। आगे हम रोल ओवर रिलीफ का पूरा फार्मूला भी डिस्कस करेंगे तो ये और भी क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसने सारे के सारे पैसे री इन्वेस्ट किए हैं, ज्यादा ही किए हैं, लाख मिले थे उससे लाख से ज्यादा ही लाख से ज्यादा ही जो है वो कम से कम लाख से ज्यादा ही उसने जो है वो रिस्टोरेशन पे खर्च किए हैं, इसलिए सीजीटी नहीं आएगा। सिर्फ हम बेस कॉस्ट की वर्किंग करेंगे। बेस कॉस्ट का फार्मूला क्या है? ओरिजिनल बेस कॉस्ट कौन से केस में? डैमेज ऑफ एसेट के केस में। वहां पे भी कौन सा केस? इंश्योरेंस से मिला और आपने फुल अमाउंट या उससे ज्यादा जो है वो री इन्वेस्ट किया रिस्टोरेशन के अंदर। ओरिजिनल कॉस्ट थी इसकी कितनी? 2 लाख, प्लस रिस्टोरेशन पे कितना खर्च किया? 1,10,000 खर्च किया, कैपिटल एक्सपेंस कॉस्ट को बढ़ाएगा। और इंश्योरेंस से कितने पैसे मिले थे? 1 लाख मिले थे, तो हमारी बेस कॉस्ट कितनी आ जाएगी? आई होप सो 2,10,000 आ जाएगी। और जब ये चीज
ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फ्यूचर में सेल होगी तो उसकी जो सेल प्रोसीड आएगा उसमें से ओरिजिनल कॉस्ट 2 लाख माइनस नहीं होगी, उसमें से उसकी बेस कॉस्ट 2,10,000 माइनस की जाएगी। ये है हमारे पास टॉपिक जिसका हम कहते हैं डैमेज ऑफ एन एसेट का टॉपिक। होपफुली ये टॉपिक आप सबको समझ आ गया होगा।